चलिए आज की बातचीत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए अगर हमारा दिमाग एक सॉफ्टवेयर होता और हम उसके प्रोग्रामर होते तो कैसा होता। अगर हम अपनी मन में चल रहे हर डर, हर बुरी आदत या हर नेगेटिव सोच को मान लीजिए सिर्फ 21 दिनों में बदल पाते तो हमारी जिंदगी कैसी दिखती। ये सवाल ही अपने आप में एक बहुत बड़ी संभावना की ओर इशारा करता है ना। आज हम जिस विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं वो माइंड हैकिंग नाम की एक किताब पर आधारित है और उसका जो मूल विचार है वो यही है। अच्छा। वो हमें सिर्फ एक दर्शक की सीट से उठाकर सीधे ड्राइवर की सीट पर बैठाने की बात करता है। तो आज हम उन 6 बड़े विचारों को समझेंगे जो हमें बताते हैं कि दिमाग के लिए एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल किया जाए। नया ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सुनने में बहुत पावरफुल लगता है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी विचार को समझते हैं कि हमारा दिमाग हमारी पहचान नहीं है बल्कि एक मशीन की तरह है। पर सच कहूं तो ये मानने में थोड़ा अजीब लगता है। दिन भर जो विचार मेरे मन में चलते हैं, जो भावनाएं मैं महसूस करती हूँ, अगर वो मैं नहीं हूँ तो फिर मैं क्या हूँ? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। और ये सवाल बिल्कुल सही है क्योंकि हम अपनी सोच से इतने ज्यादा जुड़े हुए होते हैं कि उससे अलग होकर देखना लगभग नामुमकिन सा लगता है। हाँ, किताब का तर्क ये है कि हमारा दिमाग एक हार्डवेयर है और हमारी सोच उस पर चलने वाला सॉफ्टवेयर। और ये सॉफ्टवेयर बना है बचपन के अनुभवों से, हमारे माहौल से, पुरानी यादों से। अच्छा। तो जागरूकता का मतलब है उस सॉफ्टवेयर को चलते हुए देखना। जब हम एक इंजीनियर की तरह अपने विचारों को बस देखना शुरू करते हैं बिना उनसे जुड़े, तो हमें साफ साफ पैटर्न दिखने लगते हैं। पैटर्न? कैसे पैटर्न? हमें पता चलता है कि डर, गुस्सा या असुरक्षा के लूप्स कैसे अपने आप चलने लगते हैं बिना हमारी इजाजत के। मतलब जैसे ही हम ये देख पाते हैं कि अरे ये तो वही पुराना डर वाला विचार है जो हर बार आता है, उसी पल हम उस विचार से अलग हो जाते हैं। उस पल हम दर्शक बन जाते हैं, एक्टर नहीं। बिल्कुल। और जिस पल आप दर्शक बन गए, आपको स्क्रिप्ट बदलने की ताकत मिल जाती है। लेखक की एक बहुत शक्तिशाली लाइन है, प्रोग्रामर हमेशा प्रोग्राम से ज्यादा शक्तिशाली होता है। वाह। इसका मतलब है कि आप अपनी कंडीशनिंग से ज्यादा बड़े हैं। इसी को वो जिंदगी को वर्जन अपग्रेड देना कहते हैं। V1.0 से V2.0 पर जाना। मतलब जब हम अंदर का सॉफ्टवेयर बदलते हैं तो बाहर की दुनिया से डील करने का हमारा तरीका वो भी बदल जाता है। अपने आप समस्याएं शायद वही रहती हैं, पर उन्हें संभालने वाला इंसान बदल चुका होता है। ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो अगर हम प्रोग्रामर हैं तो हमें उस कोड को समझना होगा जो बार बार चल रहा है। और शायद यहीं से दूसरा विचार आता है जिसे मेंटल लूप्स कहा गया है। ये क्या है? क्या ये हमारी आदतों जैसे हैं? ये आदतों से भी ज्यादा गहरे हैं। मेंटल लूप्स मतलब विचारों की वो ऑटो रनिंग लाइनें हैं जो बैकग्राउंड में लगातार चलती रहती हैं। बैकग्राउंड में? हाँ, और हमारे हर फैसले को चुपचाप प्रभावित करती हैं। जैसे मैं कभी सफल नहीं हो सकता, या लोग हमेशा मुझे नीचा दिखाते हैं, या फिर वो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है वाला लूप। ये इतने आदी हो जाते हैं कि हमें इनके होने का एहसास तक नहीं होता। तो ये मेंटल लूप्स एक तरह से हमारे दिमाग के ऑटो करेक्ट फीचर जैसे हैं जो हमें हमेशा पुरानी जानी पहचानी सोच की तरफ धकेलते रहते हैं, भले ही वो गलत क्यों ना हो। क्या बेहतरीन एनालॉग है। बिल्कुल सही। और सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि ये ऑटो करेक्ट बैकग्राउंड में चलता रहता है। हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी सोच कब करेक्ट होकर नेगेटिव रास्ते पर चली गई। और दिमाग को इससे फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लूप अच्छा है या बुरा। उसे बस परिचित चीजें पसंद हैं। अगर बचपन से डर का लूप चला है तो दिमाग को डर में ही एक तरह का सुकून मिलेगा, क्योंकि वो उसका कंफर्ट जोन है। ये तो बहुत डरावना है। तो इन नेगेटिव लूप्स को तोड़ा कैसे जाए? सारांश में 3 कदमों की बात की गई है। पहचानो, रोको, बदलो। सुनने में तो आसान लगता है पर असल जिंदगी में मुश्किल है। हाँ, जब कोई नेगेटिव लूप जैसे कि मैं किसी काम का नहीं हूँ बहुत गहराई तक बैठा हो, तो उसे सिर्फ रोकने की कोशिश करना तो आग में घी डालने जैसा नहीं है। क्या दिमाग और ज्यादा विरोध नहीं करेगा? आपका सवाल इस प्रक्रिया की सबसे बड़ी चुनौती की ओर इशारा करता है, और इसीलिए ये 3 कदम इतने महत्वपूर्ण हैं। पहला है जागरूकता। ठीक है। मतलब बिना जज किए बस ये देखना कि कौन सा लूप चल रहा है। जैसे आप कहते हैं अच्छा तो ये मैं किसी काम का नहीं हूं वाला लूप है, आपने उसकी 90% ताकत उसी वक्त छीन ली। अच्छा। दूसरा है इंटरसेप्शन, और ये रोकना नहीं है बल्कि उस पर सवाल उठाना है। आप उस विचार से लड़ते नहीं हैं, आप बस पूछते हैं क्या ये सच है, क्या इसका कोई सबूत है। उसे सच मानने से इनकार करना। बिल्कुल।
और तीसरा है रिप्लेसमेंट। यहाँ आप जानबूझकर एक नया ज्यादा शक्तिशाली विचार चुनते हैं, जैसे मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। शुरुआत में ये झूठ लगेगा, पर यहीं पर दोहराव काम आता है। ठीक है, तो हमें लूप्स को पहचानना है और उन्हें बदलने के लिए एक नया कोड लिखना है। लेकिन इस सब के लिए बहुत ज्यादा मानसिक ऊर्जा और ध्यान की जरूरत होगी। हाँ, और यहीं पर शायद तीसरा विचार आता है कि फोकस कोई तोहफा नहीं बल्कि एक मसल है। मैं अपनी बात बताती हूँ, जब मैं किसी एक काम पर फोकस करने की कोशिश करती हूँ ना, तो मेरा दिमाग 10 अलग अलग टैब्स की तरह खुल जाता है। एक में ईमेल, एक में लंच और एक में 10 साल पुरानी कोई शर्मिंदगी। उस वक्त दिमाग को वापस खींचकर लाना एक जंग लड़ने जैसा लगता है। और ज्यादातर लोग इसी जंग में हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं कि उनका दिमाग खराब है या उनमें फोकस करने की क्षमता ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल। जबकि किताब का तर्क ये है कि हर बार जब आप उन 10 टैब्स में से किसी एक को बंद करके वापस अपने काम पर आते हैं, तो आप जिम में एक रैप लगाने जैसा काम कर रहे हैं। अच्छा, फोकस का वर्कआउट दिमाग को एक जगह पे रखना नहीं है, बल्कि उसे बार बार वापस लाना है। दिमाग का भटकना कोई कमी नहीं, ये उसकी आदत है। उसे वापस लाना ही असली ट्रेनिंग है। मतलब असल जीत भटकने को रोकने में नहीं, बल्कि हर बार भटकने के बाद वापस आने की क्षमता विकसित करने में। बिल्कुल। और जब ये मसल मजबूत हो जाती है, तो इसका असर सिर्फ काम पर नहीं दिखता। आपकी बातचीत गहरी हो जाती है, क्योंकि आप सामने वाले को सच में सुन रहे होते हैं। आप भावनाओं के भाव में बहने की बजाय अपनी प्रतिक्रिया खुद चुन पाते हैं। आवेग और प्रतिक्रिया के बीच का जो छोटा सा गैप होता है ना, एक मजबूत फोकस उस गैप को बड़ा कर देता है। वाह। सारांश में कहा गया है कि जिसने अपने ध्यान पर कमांड पा ली, उसने दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को अनलॉक कर लिया। तो अगर हम इन मेंटल लूप्स को पहचान सकते हैं और फोकस की मसल को ट्रेन कर सकते हैं, तो अगला सवाल ये उठता है कि हम दिमाग को दिखाएं क्या, उसे किस दिशा में फोकस कराएं। यहीं पर शायद कल्पना का रोल आता है ना। चौथा विचार है, दिमाग दुनिया को 2 बार बनाता है, पहले अंदर फिर बाहर। हाँ, और ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, इसके पीछे विज्ञान है। दिमाग असलियत और बहुत स्पष्ट कल्पना के बीच ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। सच में जी। जब कोई ओलंपिक एथलीट अपनी रेस को जीतने की कल्पना करता है, हर मोड़, हर सांस, फिनिश लाइन को छूने का एहसास, तो उसके दिमाग में वही न्यूरल पाथवे सक्रिय होते हैं जो असल में रेस के दौरान होते हैं। अच्छा, उसका शरीर उस जीत के लिए पहले से ही तैयार हो जाता है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग तो ओलंपिक एथलीट नहीं है। क्या ये आम जिंदगी में भी काम करता है, या ये सिर्फ एक तरह की सकारात्मक सोच, मतलब दिन में सपने देखने जैसा है? यहीं पर एक बहुत बड़ा अंतर है। सिर्फ मुझे सफल होना है सोचना काफी नहीं है। ये एक धुंधली तस्वीर है। तो फिर लेखक कहता है कि हमें अपने भविष्य की एक डिटेल्ड मेंटल मूवी बनानी होगी। अगर आपको एक सफल बिजनेसमैन बनना है, तो कल्पना कीजिए कि आपकी सुबह कैसी दिखती है, आप कैसे कपड़े पहनते हैं, आपकी आवाज में कितना आत्मविश्वास है, जब आप क्लाइंट से मिलते हैं तो कैसा महसूस करते हैं। मतलब पूरी तरह से उसे जीना है मन के अंदर। हाँ, जब आप उस भविष्य को सिर्फ देखते नहीं बल्कि महसूस करते हैं, तो आपका दिमाग डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स रिलीज करता है। अच्छा, ये केमिकल्स आपको बिस्तर से उठकर एक्शन लेने के लिए प्रेरित करते हैं। कल्पना दरअसल आपके लक्ष्य के एक इमोशनल इंजन तैयार करती है। ये दिलचस्प है। तो कल्पना एक्शन का ट्रिगर है, लेकिन अक्सर होता ये है कि हम कुछ दिन बहुत मोटिवेटेड महसूस करते हैं और फिर वो मोटिवेशन खत्म हो जाता है, गायब। हाँ। नए साल के संकल्प इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहीं पर 5वां विचार आता है कि असली बदलाव मोटिवेशन से नहीं बल्कि दोहराव से आता है। बिल्कुल, मोटिवेशन एक चिंगारी की तरह है, थोड़ी देर के लिए सब कुछ रोशन कर देती है, लेकिन फिर बुझ जाती है। दिमाग को चिंगारी नहीं, एक नया रास्ता चाहिए, और वो रास्ता दोहराव से बनता है। हाँ, इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जब आप कोई नया विचार या व्यवहार बार बार दोहराते हैं, तो दिमाग में सचमुच नए तारों का कनेक्शन बनता है, एक नया न्यूरल पाथवे, और पुराना नेगेटिव रास्ता धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है, जैसे कोई पगडंडी जिस पर कोई चलता ना हो। और इसमें एक्शन की क्या भूमिका है? क्या सिर्फ मन में दोहराना काफी नहीं है? किताब में एक लाइन है, एक्शन कॉन्फिडेंस बनाता है। ये सुनने में थोड़ा जेनेरिक लगता है। यहाँ पर जो गहरी बात है वो ये है कि दिमाग को छोटे या बड़े एक्शन से फर्क नहीं पड़ता। कॉन्फिडेंस दरअसल सबूत का भूखा होता है, चाहे सबूत कितना भी छोटा क्यों ना हो। अच्छा, मतलब छोटे छोटे सबूत भी काम करते हैं। हाँ,
अगर आपका नया लूप है, मैं एक अनुशासित इंसान हूं, तो सिर्फ इसे दोहराना काफी नहीं है। लेकिन जिस दिन आप अपनी नई पहचान के हिसाब से सिर्फ 5 मिनट पहले उठ जाते हैं, तो ये छोटा सा एक्शन आपके दिमाग को एक शक्तिशाली सिग्नल भेजता है कि हाँ, बदलाव शुरू हो गया है। ये एक सबूत है। तो दोहराव उस नए रास्ते को बनाता है और एक्शन उस रास्ते पर गाड़ी चलाकर उसे पक्का करता है। बिल्कुल सही। और इसी सिद्धांत पर शायद वो 21 दिनों वाली तकनीक काम करती है। हालांकि मैंने सुना है कि 21 दिन वाली बात एक मिथक है। क्या हर आदत 21 दिनों में बदल जाती है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। 21 दिन का जो आंकड़ा है वो एक पुरानी स्टडी से आया था और अब उसे एक मार्केटिंग गिमिक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो सच क्या है? सच तो ये है कि किसी आदत को बदलने में लगने वाला समय उस आदत की गहराई और व्यक्ति पर निर्भर करता है। किसी के लिए 21 दिन तो किसी के लिए 90 दिन भी लग सकते हैं। अच्छा। यहाँ पे दिन गिनना जरूरी नहीं है, जरूरी है बिना ब्रेक के दोहराव। 21 दिन का नियम हमें एक शुरुआती लक्ष्य देता है, लेकिन असली खेल लगातार बने रहने का है। इन सभी विचारों को मिलाकर जो अंतिम और छठा विचार सामने आता है वो ये है कि हम अपनी जिंदगी के यात्री नहीं बल्कि प्रोग्रामर हैं। ये सुनकर तो लगता है कि सारी जिम्मेदारी अब हमारे ही कंधों पर आ गई है, कोई बहाना नहीं बचा। एक तरह से ये डरावना लग सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ये सबसे ज्यादा आजाद करने वाला विचार है। वो कैसे? इसका मतलब है कि आप अपनी परिस्थितियों के कैदी नहीं हैं। अब हम किसी और को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि हर अंदरूनी पैटर्न को बदला जा सकता है। जब कोई नेगेटिव विचार आता है तो एक यात्री घबरा जाता है, लेकिन एक प्रोग्रामर उसे एनालाइज करता है और कहता है ये एक बग है, मुझे एक नया बेहतर कोड लिखना होगा। और जब कोई बुरी आदत रोकती है तो प्रोग्रामर उसे डिलीट करके एक नया फंक्शन इंस्टॉल करता है। आप प्रतिक्रियाओं के खिलौने नहीं रहते, आप प्रतिक्रिया के निर्माता बन जाते हैं। तो ये अपनी डेस्टिनी को खुद डिजाइन करने जैसा है। हम सिर्फ हालात का सामना नहीं कर रहे, बल्कि अपने अंदर की दुनिया को बदलकर बाहर के हालात बना रहे हैं। बिल्कुल, आप दुनिया से सिर्फ रिएक्ट नहीं करते, आप दुनिया को प्रभावित करते हैं। आप खुद को सिर्फ सुधारते नहीं, आप खुद को फिर से बनाते हैं। मतलब स्टीयरिंग व्हील हमेशा से हमारे हाथ में था? हमेशा से, बस हमें इसका एहसास नहीं था। हमारे पास सारे टूल हैं, जागरूकता का स्कैनर, फोकस का मैग्नीफाइंग ग्लास, कल्पना का डिजाइनिंग टूल और दोहराव और एक्शन का प्रिंटिंग प्रेस। दिमाग कोई अनियंत्रित शक्ति नहीं, बल्कि एक प्रोग्रामेबल सिस्टम है। ये एक टूल है और हम उसके मालिक हैं। हमारी सोच, हमारी कल्पना, हमारा फोकस और हमारा दोहराव, ये सब मिलकर हमारे भविष्य का नक्शा तैयार करते हैं। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई एक दिन का काम नहीं है। ये हर दिन, हर विचार और हर एक्शन के साथ चलने वाली एक यात्रा है। ये अपने दिमाग का सबसे अच्छा दोस्त बनने जैसा है, उसे समझने और उसे सही दिशा देने जैसा। अपनी सोच को साफ करना, अपने विश्वासों को मजबूत करना और अपनी डेस्टिनी को डिजाइन करना, ये शक्ति सच में हमारी हाथ में है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वे सोच सकते हैं। अगर आज आपको अपने मन के सॉफ्टवेयर में सिर्फ एक कोड की लाइन बदलनी हो, एक मेंटल लूप जो आपको लगता है कि आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा रोक रहा है, तो वो क्या होगा? बहुत गहरा सवाल है। और उसकी जगह आप कौन सा नया शक्तिशाली कोड लिखना चाहेंगे?